गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक, एकदम बढ़िया है ना। हमेशा की तरह ऑलवेज गुड। ओके बच्चों, 1 to 10 क्वेश्चन हमने किए थे फर्स्ट चैप्टर के पिछले वीडियो में, और आज हम करने वाले हैं 11th क्वेश्चन से आगे। कई बच्चों के कमेंट्स मुझे मिले, बहुत अच्छा लगा कि सर ये बहुत बिल्कुल समझ में आ गया, पहले नहीं हो रहे थे अब हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आपको अगर इससे हेल्प मिलती है तो इट इज एप्रिशिएबल। आज हम एनसीईआरटी के ही सॉल्यूशन करने वाले हैं, और आज हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया, और सब बढ़िया है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या कहता है? ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम। उस पर जो चार्ज है वो कितना आया? कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻⁷ कूलम। बहुत बढ़िया, चार्ज दिया हुआ है। आपको निकालना है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एस्टिमेट करना है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। अच्छा, तो ये तो हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? चार्ज इज क्वांटाइज्ड, है ना। Ne में कितना चार्ज ट्रांसफर होता है? Ne प्लस माइनस। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज कर लो। मान ली तो Q दिया हुआ है, रख दो इसको। 3 × 10⁻⁷ n हमें फाइंड आउट करना है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बच्चों? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। n हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा? ये इधर चला जाएगा। 3 × 10⁻⁻7 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कैंसिल आउट करते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लगेगा, दोनों को काट लिया। 15 और यहाँ आ गया 8। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा? 10⁻, ये ऊपर प्लस 19, तो ये मिलाकर हो जाएगा प्लस 12। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ 15 है, यानी यहाँ 16 होता है तो 2 ट्वाइस जाता है ना। डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 1.87। अच्छा, ऑलमोस्ट 2 है, ऑलमोस्ट 2 है। कहने का मतलब ये है कि 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे पॉलीथीन। ठीक है, वूल के साथ उसको रब करेंगे तो उस पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? सेकेंड पार्ट कहता है इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। क्या कोई मास ट्रांसफर हुआ है? तो जिसने मेरे वीडियो ढंग से देखे हैं, मैंने बिल्कुल कंक्रीट बात की है उनमें कि चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड विथ मास। हमेशा मास के साथ ही चार्ज ट्रांसफर होता है। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो अपना मास लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो चार्ज हमेशा कैसे ट्रांसफर होता है? मास के साथ ही ट्रांसफर होता है। यस, बिल्कुल मास ट्रांसफर होता है। कितना मास ट्रांसफर हुआ? तो ये इसको कैलकुलेट कर लो। वैसे पूछा नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 2 × 10⁻12। यहां से एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? कितना होता है? याद नहीं है, याद नहीं है ना। याद रखो बेटा, -31। 9.31 × 9.1 × 13। अब आप 9.1 लेके छोड़ो, क्योंकि वैसे भी हमें एस्टिमेट करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा बच्चों? 18
0.2 इंटू 10⁻⁻19 -31 + 12 -19 kg। इसको साइंटिफिक मैनर में लिखेंगे तो 1.82 इन गंदा हो गया 82 इंटू 10⁻⁻18 kg। अच्छा, दो मान लो बोले इतना मास ट्रांसफर होगा, और ये बहुत कम मास, ये नेग्लिजिबल मास ट्रांसफर होगा, कोई बहुत ज्यादा मास ट्रांसफर नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि सर आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ड्रेस आपकी बहुत अच्छी है, यही कहता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। सर ऐसे सवाल आते हैं तो हम भी सबसे अच्छे मार्क्स लेके आएंगे बेटे। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर्स एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। अच्छा, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 × 10⁻⁻7। बहुत बढ़िया, म्यूचुअल फोर्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है कि दो यहाँ पर स्फेयर हैं, इनके बीच की डिस्टेंस, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया, 50 सेंटीमीटर है, दिखाई दे भी रहा है तुम लोगों को। अच्छा, एक के ऊपर चार्ज है वो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है, और ये भी सेम है ना। अगर इसके ऊपर Q है तो इस पे भी Q है, इसमें भी इतना ही। आपको म्यूचुअल फोर्स निकालना, बहुत सिंपल है ना। F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K मीन्स 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 6.5 इंटू 10⁻⁻7, दोबारा Q2 भी इतना ही, अपॉन कितना हो गया R स्क्वायर। R कितना है? 50 सेंटीमीटर, 50 का स्क्वायर करते हैं ना, 50 का स्क्वायर नहीं, मीटर में चेंज करो, हाफ मीटर हो गया ना बेटा, हाफ इंटू हाफ। अरे भाई 50 सेंटीमीटर है ना, हाफ हो गया, हाफ मीटर। इसको ऊपर ले जाओ, ये आ जाएगा 9 इंटू, इसको ऊपर ले गए 2 को इससे मल्टीप्लाई होगा 13 बन जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 13 बन जाएगा, 9 14 5 हो गया, 14 माइनस के प्लस का 9 -5। अच्छा, इतना न्यूटन आ रहा है, कैलकुलेट कर लो इसको। ये 169 हो गया, और इसको 9 से करेंगे तो 9 9 से 1 18 8 54 62 6 9 6 15 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। और इसको अगर 3 पॉइंट इधर खिसकाएंगे तो बच जाएगा 1.521 इंटू 10⁻3 इधर गया तो -2 न्यूटन। इतना फोर्स लगे, सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत में वही वैसा कूलम लॉ पे है। इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, क्या है? व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्स ऑफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। बहुत बढ़िया। अरे भाई ये कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है कि Q1 तो हो गया 2Q1, 2Q हो गया ना, Q था वो कितना हो गया 2Q, और सेकंड भी 2Q हो गया, और जो उनके बीच की डिस्टेंस थी उसको आधी कर दी, इट इज हाफ। तो आधी कर दे, नहीं क्या हो गई, R/2 हो गई। फॉर्मूला क्या है बच्चों? F इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K आपको पता है Q1 कितना है, 2Q हो गया, Q2 भी 2Q हो गया, अपॉन R स्क्वायर यानी R/2 इंटू R/2। ये ऊपर जाएगा तो ये 2 इंटू 2 4 ऊपर चले जाएंगे, 4 पहले से ऊपर है, 2 इंटू 2 तो 4 4 16,
के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका हमें पता है, अभी फाइंड आउट किया था, ये रहा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू ये वैल्यू निकाली हुई है 1.521 इंटू 10⁻⁻²। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करो, 16 1 जे 16, 1 32 and 1 33, 3 80 and 3 83, 8 and 24 अपॉन ये 10⁻² है तो 100 हो गया। अरे नीचे जाएगा 10 स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर तो 100 होता है ना। इसको जब इसमें रखेंगे फिर पॉइंट इधर खिसकेगा तो 0.243336 न्यूटन। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया, मजा आया। देखो एकदम सिंपल है ये चीज। अच्छा, साफ कर दे। जो नहीं लिख पा रहे हैं मेरे साथ साथ, वो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे। वीडियो को क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नहीं उससे भी नहीं लिख सकते तो क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करके 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, suppose the spheres A and B exercise 1.1 to have identical sizes. A third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion? बहुत ही मजेदार। अभी क्या आंसर आया था अपने, फोर्स कितना था, 1.2 इंटू 10⁻⁻, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन फोर्स आया था दोनों के बीच में। अब ये कह रहा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये ए और बी दो स्फीयर है, चार्ज स्फीयर। इस पर चार्ज कितना है बच्चों, कितना बताया था, 6.5 इंटू 10⁻⁻7। इस पर भी 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब एक इसी साइज का, आइडेंटिकल साइज का, इसी साइज का एक और स्फीयर लाए और उसको क्या किया, सबसे पहले इससे कांटेक्ट में लाए, इसको टच किया, फिर इसको टच किया और फिर हटा दिया। मैं इस वैल्यू को छोड़ देता हूं, मैं इसको लिख लेता हूं Q, इस पर भी Q चार्ज है। अब क्या हुआ कि जब इससे कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा बच्चों, जो चार्ज है वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। When another sphere is coming in contact with first, then the charge will be distributed equally on the both the spheres। अच्छा, दोनों के ऊपर बराबर बराबर हो गए। तो इस पर कितना हो गया बच्चों, पहले पे आ गया Q/2, इसमें तो था नहीं, और इसमें नहीं था तो भी आ गया Q/2। समझ में आया, चार्ज आफ्टर contact with first sphere कितना आएगा, फर्स्ट ए पे कितना आएगा Q/2, और जो टेक्स्ट चार्ज है जिसको मैं नाम दे देता हूँ C पर कितना आएगा, अगेन Q/2। अब क्या हुआ, चार्ज अपने को देखना है, कैलकुलेट करना है। आफ्टर कॉन्टैक्ट विथ सेकेंड स्फीयर में अगर आएगा इसके साथ, तो इसमें पहले क्यों है, अब Q/2 इसके कांटेक्ट में आया, टोटल चार्ज को जोड़कर आधा कर दे। तो बच्चों इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, डेड हो गया ना, 3Q/2 हो गया, 3Q/2 हो गया।
हुआ कि नहीं हुआ? Q और Q प्लस, अरे Q प्लस Q/2 कितना हो गया टोटल? 3Q/2। और फिर इसको जब हाफ कर देंगे तो जो B है, B पर कितना रह जाएगा बच्चों? B पे रह जाएगा 3Q/4, इसका हाफ। अच्छा, C पर कितना रह जाएगा? 3Q/4। डिस्ट्रीब्यूट हो गया, समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली। अच्छा, अब बात आई कि फोर्स कितना है। अब बात क्या है कि फोर्स कितना है नया? नया फोर्स क्या करेगा कि Q1 Q2 अपॉन R², के अपनी जगह कांस्टेंट है, Q1 के ऊपर यानी A पर कितना है? Q/2 है। अब कितना है? Q/2 है। Q2 की जगह कितना है बच्चों? B पर कितना है? 3Q/4 है अपॉन R²। कहने का मतलब ये कि पहले वाला तो ये तो टेस्ट है, इसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में है, उसको हटा दिया। अब इनके ऊपर चार्ज कितना बचा? फोर्स तो उन्हीं के बीच में होगा। अच्छा, ये आ गया बच्चों 3/8 के Q इंटू Q अपॉन R²। ये पहले वाला जो अपने कैलकुलेशन की थी उसका 3/8 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3/8 इंटू 1.5 इंटू 10⁻²। इस -2 को मैं नीचे दे देता हूँ यहाँ पर 100, कैलकुलेशन इजी हो जाए। ये कितना हो गया? 4.5 अपॉन 8 इंटू 100। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 आएगा यहाँ पर, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 5.62 इंटू 10⁻³ न्यू। चार्ज कम हुआ, फोर्स भी कम हो जाएगा। अब नया चार्ज आया इतना, नया फोर्स आ गया इतना, समझ गए? ऐसे करना है बच्चों, है ना मजेदार? अच्छे से समझो। पहले इसके कांटेक्ट में आए तो हाफ हाफ डिवाइड हो गए, फिर इसके कांटेक्ट में आए तो इसका कितना था? Q/2, इसका Q, दोनों का, फिर रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज। अब किस पोजीशन में है? ये B पर इतना और C पर इतना, तो इनके बीच में इसको तो रिमूव कर दिया C को, तो A और B के बीच में कितना आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होगा, ये हमें फाइंड आउट करना। 40। समझ में आ रहा है? आना भी चाहिए, बच्चे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, सर आप बिल्कुल समझ में आया, पूरा समझ में आया, बड़ा अच्छा लगता है, हमारा भी हौसला बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि उस बच्चे ने देखा है उसको, तभी तो उसको पता है कि उसको कैसे समझना है। 14th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? Figure shows trace of 3 charged particles in a uniform electrostatic field. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उसकी मोशन बताइए। पहला हिलता नहीं है, बिल्कुल सीधा गया, ये यहाँ पे ऐसे गया, सेकंड भी ऐसे आया, ऐसे गया, थर्ड जो ऐसे आया वो कैसे गया? ऐसे गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? इसका जो पार्ट ए है वो क्या है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड पार्टिकल है। अच्छा, गिव द साइंस ऑफ 3 चार्जेस। बहुत बढ़िया। पहले चार्ज का जो चार्ज पार्टिकल उसका साइन क्या होगा? ये किस साइड में अट्रैक्ट हो रहा है? पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड? पॉजिटिव साइड में अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सिंपल सा, पॉजिटिव साइड में अट्रैक्ट कौन होगा? नेगेटिव चार्ज, तो इस पर नेगेटिव साइन, इस पर भी नेगेटिव साइन, और ये किस साइड में हो रहा है? नेगेटिव साइड में, इस पे कौन सा हो रहा है?
नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा भाई। अच्छा, ये तो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट साइन लिख दो, फर्स्ट पे नेगेटिव, सेकंड पे नेगेटिव और थर्ड पे पॉजिटिव। बी पार्ट क्या कहता है? बी कहता है विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा है? तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, विच चार्ज टू मास रेशियो करता क्या? पहले तक में ये पता होना चाहिए। चार्ज टू मास रेशियो ये बताता है कि कितना डेविएशन होगा, कितना ज्यादा फोर्स लगेगा, दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो यहां पर जो Q अपॉन रेशियो है, इसमें सबसे ज्यादा फोर्स किस पर लगा है? सबसे ज्यादा फोर्स किस पर लगा? सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा होगा? तो हम लिखेंगे कि जो थर्ड पार्टिकल है, थर्ड पार्टिकल जो है Q by M रेशियो मैक्सिमम, इसका जो है मैक्सिमम है। मैक्सिमम होने क्यों है? because of the fact it deviates मैक्सिमम। जिसका डेविएशन सबसे ज्यादा है उसका Q अपॉन M रेशियो भी मैक्सिमम है। ठीक है, बहुत सिंपल है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेते हैं? कई नए कंसेप्ट भी हमें देखने को मिलते हैं जब हम क्वेश्चंस करते हैं, इसीलिए न्यूमेरिकल्स मस्ट है। कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन नंबर 15। E दिया हुआ है आपको 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर? बहुत अच्छे, फ्लक्स निकालना है आपको, किस फ्लक्स फाइंड आउट करना है, जबकि स्क्वायर दिया हुआ है, यानी एरिया अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्क्वायर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का और YZ प्लेन में है। YZ प्लेन में यानी ये तो I कैप है, तो x डायरेक्शन में है और वो YZ प्लेन में, यानी पूरा का पूरा उसके सामने है। अच्छा, तो एरिया निकाल लो। 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 मीटर हो गया, अगेन 0.1 मीटर, ये हो गया 0.01 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। अच्छा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स इज E, फ्लक्स तो स्केलर होता है ना, E डॉट A, तो E कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻³ I कैप डॉट A कितना है? 0.01 YZ प्लेन, तो एरिया ऐसे है YZ प्लेन, YZ प्लेन में है, तो इसका नॉर्मल किस साइड में होगा? एरिया वेक्टर, नया कंसेप्ट पढ़ाया था आपको, एरिया वेक्टर किस साइड में होगा? YZ प्लेन में, तो इसके नॉर्मल होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। सो अगेन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ I कैप। मल्टीप्लाई कर लो इसको, 3 × 10⁻³ ये 10⁻⁻² है, 10⁻⁻² और I कैप डॉट I कैप हो गया, I डॉट I क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये कितना आ गया बच्चों? 3 × 10⁻⁻1। अच्छा, तो फ्लक्स आ गया आपके पास 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है,
इसका जो बी पार्ट है, ये तो ए पार्ट हो गया, ए तो बिल्कुल ठीक है, इसका जो बी पार्ट है वो क्या कहता है? बी पार्ट कहता है what is the flux through the same square if the normal to its plane makes a 60 degree angle of the x axis। जो प्लेन था, ये जो इसके जो प्लेन था यहाँ पर, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया और उसका एंगल कितना बना दिया? 60 डिग्री। यानी इसका जो एरिया वेक्टर है वो इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई बात नहीं, फ्लक्स नया क्या हो जाएगा? E डॉट ए, तो ई ए cos थीटा, cos 60 डिग्री का एंगल है तो 60 डिग्री हो जाएगा। ई ए की वैल्यू हमने निकाल रखी 30, cos 60 का मतलब हाफ, ये हो जाएगा बेटा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये फ्लक्स आ गया। अगर हम इसको जो एरिया है आपका, जो सामने एरिया है, उसको 60 डिग्री पे ऐसे घुमा दें, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 50। सवाल कंटिन्यू सोल्व हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 60। सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सरसाइज 1.15 through a cube of side 20 cm oriented so that the faces are parallel to coordinate planes। अब की बार क्या किया है इसने? क्यूब लिया है कि आप ये बताओ कि क्यूब का कितना होगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, ये जैसे आपके एक्सिस है, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड, इसको जेड ले लो, बोले कोई बात नहीं, चलो वाई जेड ले लेते। ये जो डायरेक्शन है, यहां पर एक क्यूब रखा है, ठीक है। अच्छा, ये क्यूब रखा, ये कह रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इससे कितना जाएगा। तो बच्चों आपको याद होगा, जिसकी थ्योरी एकदम क्लियर है, जो हमने वीडियो बनाया था, इसको देखा था, आपने भी वीडियो देखा होगा कि ये कैसा सरफेस है? ये क्लोज्ड सरफेस है। कैसा सरफेस है? क्लोज्ड सरफेस है। और जब गॉसियन सरफेस क्लोज्ड होता है, गॉसियन सरफेस क्लोज्ड होता है, तो उसके अंदर से सिमेट्रिक जितने भी ये है, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, जितने भी हैं, इनके अंदर से नेट फ्लक्स जो आ जाएगा वो 0 जाएगा। इसका रीजन भी मैंने बताया था, याद हो तो, कि जितना इसमें एंटर करेगा, जितनी फील्ड लाइन एंटर करेगी, उतनी फील्ड लाइन बाहर निकलेगी। यानी जो नेट फ्लक्स यहां से निकलता है वो कितना निकलेगा? 0। कब तक? जब तक यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो यूनिफॉर्म, और क्या खास बात होनी चाहिए? दूसरा, अंदर क्यू जो है वो नहीं होना चाहिए। जो क्लोज्ड सरफेस है उसके अंदर कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं होना चाहिए। तो चार्ज है तो फिर नेट फ्लक्स 0 नहीं होगा। समझ गए ना? तो ये ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, चलो इसको साफ कर देता हूं, समझ में आ ही गया होगा। Electric field at a surface of black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8.0 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, फ्लक्स दे दिया है इसने इस बार, और फ्लक्स दिया है बच्चों 8 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स? अच्छा, तो बच्चों इसने दिया है कि नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज कितना होगा। अच्छा, नेट चार्ज कितना होगा बच्चों? अरे गॉस लॉ क्या कहता है बच्चों? Q/ε0। बहुत ही सिंपल, फ्लक्स कितना होगा? Q/ε0। तो Q कितना होगा?
इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा फ्लक्स से, ज्यादा क्या सोचना है। फ्लक्स हमें दिया हुआ है 8 × 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.8 × 10⁻12 10⁻12 होती है, माइनस करो मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 64 6 8 8 64 प्लस 6 70 इंटू 10⁻⁹ इधर किस टाइम में एक और कम हो जाएगा 7.04 इंटू 10⁻⁸ कूलम। बोलो हरिओम। हो गया बच्चों, फ्लक्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 और क्या पूछ रहे हैं, सेकंड है if the net outward flux through the surface of the box are 0 could you conclude there are no charge inside the box। नहीं, कह रहा है कि अगर बॉक्स से जो ये चार्ज अगर फ्लक्स इतना निकल रहा था तो हमने कहा कि इसके अंदर चार्ज इतना है। अच्छा, अगर यहाँ से ढंग से समझना, अगर इस बॉक्स से जो बॉक्स है इससे जो नेट फ्लक्स है वो 0 है, तो क्या आप कह सकते हो इसके अंदर बीच में कोई भी चार्ज नहीं है, क्या ये कंक्लूड कर सकते हो? नहीं, मैंने 2 कंडीशन बताई थी आपको। पहली कंडीशन क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, समझ में आया। दूसरी कंडीशन है नो चार्ज इनसाइड। हो सकता है कि इसमें चार्ज तो इनसाइड में हो ना हो और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी ना हो। ये हो सकता है चार्ज हो लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम कहेंगे कि नेट फ्लक्स आउटगोइंग इज 0। समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा दोबारा देखो, जब तक देखते रहो जब तक भी समझ में ना आए। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर वी आर हैंडलिंग सो मेनी गुड क्वेश्चंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एंड नीट आल्सो, क्योंकि कोई भी कोचिंग वाला एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं कराते और एग्जाम में ये आता है तो बड़ी समस्या है, बच्चे भी नहीं करना चाहते। वो एक ही चीज कहते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक चीज कहते हैं एनसीईआरटी बहुत बेकार है, एनसीईआरटी में कुछ नहीं लिखा है, एनसीईआरटी वाला समझ में नहीं आता, एनसीईआरटी वाला मत पढ़ो हमारा। लेकिन बेस यही है, ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज दिया हुआ है, कितना प्लस 10 माइक्रोकूलम इज ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक इस तरह का स्क्वायर बना हुआ है, इसके साइड 10 सेंटीमीटर है, ये स्क्वायर है और इसके ऊपर की साइड में यूं ऐसे स्क्वायर के ठीक ऊपर यहाँ पर ये चार्ज क्यों रखा, कितनी सेंटीमीटर डिस्टेंस है यहाँ से 5 सेंटीमीटर। ये जो इसके यहाँ से सेंटर से 5 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्क्वायर। अच्छा, ये कह रहा है कि इसके अंदर से कितना चार्ज, कितना फ्लक्स जो है वो इसके अंदर से ट्रांसमिट होने वाला है। तो बेटा हम क्या करेंगे, ये तो 5 सेंटीमीटर है, हम ये इमेजिन करेंगे कि ये क्या है, ये कि क्यूब है 10 सेंटीमीटर, ये क्या है क्यूब है, तो क्यूब है तो ये तो ऊपर तक जाएगा। मैं इसको साफ कर देता हूँ, ये 5 सेंटीमीटर ये है तो 5 सेंटीमीटर ऊपर तक जाएगा ये, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बनाता हूँ इसको, ये यहाँ पर क्यू है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपका आ गया स्क्वायर, तो ऐसा का स्क्वायर यहाँ पर भी एक बनेगा। हम ऐसे एक गॉसियन सरफेस की इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है।
ये गॉसियन सरफेस है, क्यूब है, और इसके अंदर आ गया अब सेंटर में चार्ज, बीच में आ गया जो चार्ज। अब बताओ इस फेस से, जिस स्क्वायर के लिए अभी क्वेश्चन किया गया है, इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स आउटगोइंग होगा? ठीक है, कितना होगा बच्चों? फ्लक्स कितना जाएगा इससे? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q कितना है? Q इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज प्लस 10 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8 इंटू 10⁻12। इसको जब ऊपर ले जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 आएगा, कैंसिल आउट कर लो इसको, 25 अपॉन 22 डिवाइड करेंगे 1.113 इंटू 10⁻, ये कितना आएगा? 6। इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, होल क्यूब, ऑल द फेसेस ऑफ होल क्यूब। तो बच्चों हमें तो केवल इस स्क्वायर के बारे में पूछा है। क्वेश्चन क्या था कि स्क्वायर के ऊपर अगर कोई यहाँ पर चार्ज है तो इस स्क्वायर से होकर कितना जाएगा। तो हमें अगर एक ही फेस का निकालना है इस ट्यूब के, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल फ्लक्स थ्रू वन फेस, अगर एक ही फेस से निकालना है तो हम क्या करेंगे बच्चों? टोटल इस ट्यूब को 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 फेस होती है ट्यूब में, तो हम इसको क्या करेंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 10⁻6 अपॉन 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो अगर हम यहाँ पर इसको 10⁻5 करें तो ये यहाँ पर 11.3 इंटू 10⁻5 अपॉन 6 डिवाइड करेंगे तो 1.55 रिमाइंडर बच गया 363, 8 या 9 के आसपास आ जाएगा, ऑलमोस्ट ऑन और अबाउट, इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कहने का मतलब है कि इतना एक फेस से आएगा, इसी तरह हर एक फेस से इतना आउटगोइंग नेट प्लस जो फ्लक्स होगा वो हर एक फेस से इतना इतना होगा, टोटल हो जाएगा 1.13 इंटू 10⁻6। इस तरह के क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें जो आगे हैं ये तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, a point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface 9 cm on edge. What is the net electric field through the surface? तो टोटल सरफेस का निकालना है। ये तो बहुत सिंपल हो गया। टोटल जैसे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि जो चार्ज है, चार्ज सेंटर पर है और चार्ज की वैल्यू क्या है? 2.0 माइक्रोकूलम। 2.0 माइक्रोकूलम, ये तो आ गया आपका क्यूब, और क्यूब के सेंटर पर है और उसकी एज है वो 9 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये जो एज है ये कितनी है? 9 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके सेंटर पर क्यू की वैल्यू चेंज की है, और टोटल गॉसियन सरफेस से कितना जाएगा? ये तो एकदम ही सिंपल हो गया। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, माइक्रोकूलम है ना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख दो 8.8 इंटू 10⁻12। इसको जब हम करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 20 आएगा, उसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5/22 इंटू 10⁻, कितना आएगा? 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 0 यहाँ दे देते हैं, 6 में से तो 50 हो गया। जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.60, अगेन 2, 16 0, 160। 22 से जब हम डिवाइड करेंगे 160 को तो 6 7 है इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 1 0 इधर दे दिया ना 50 बनाने के,
तो ये आ गया आपका टोटल नेट फ्लक्स फ्रॉम द गॉसियन सरफेस मेड बाय दिस ट्यूब। तो ऐसे हमें ये क्वेश्चंस डील करने हैं, ज़्यादा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का 20th। 20 क्वेश्चन कराएंगे, फिर नहीं कराएंगे, फिर 4 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। A point charge causes an electric flux of this one to pass through a spherical Gaussian surface of 10 cm radius centered on the charge. If the radius of the Gaussian surface are doubled, how much flux would pass through the surface? What is the value of point charge? अच्छा, बहुत अच्छे। फ्लक्स की वैल्यू निकालने के लिए कहा है, साफ कर देते हैं इसको। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक पॉइंट चार्ज है, इसके अंदर है कहीं पर भी, और ये स्फेरिकल है। गॉसियन सरफेस कैसा है? स्फेरिकल है, और इसमें से टोटल फ्लक्स जो आउटगोइंग है वो है बच्चों -1.0 इंटू 10⁻³ 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। माइनस होने का मतलब है फ्लक्स अंदर जा रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज है। अंदर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, यहां पर है तो 10 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस होगी। अब बात ये हो रही है कि रेडियस को अगर हम डबल कर देंगे तो कितना फ्लक्स पास आउट होगा। रेडियस का कहीं कोई रोल ही नहीं है। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि जो फ्लक्स है वो Q/ε0 होता है, यानी Q और ε0 का जो रेशियो है उसके बराबर फ्लक्स होता है। तो इसमें कोई रोल नहीं है। इफ यू विल डबल द रेडियस ऑफ द स्फीयर देन वी विल गेट द सेम फ्लक्स इनवर्ड। ओके, माइनस है ना, तो सेम फ्लक्स जाएगा वहां से, और तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम फ्लक्स वहां पर एंटर होगा। अच्छा, इसके बाद में क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज? तो वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज हम इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। Q = 5 × ε0। 5 कितना हो गया बच्चों? दिया हुआ है 1.0 -1.0 × 10⁻³ into 8.85 into 10⁻−12. So what will we get? This one again it is multiplied by 1, so there is no problem at all. -8.85 into 10⁻³ multiplied by 10⁻−12. So we will get -9 coulomb. Okay, so this one will be the point charge inside that particular spherical Gaussian surface. Okay, मजा आया? आना भी चाहिए। जब क्वेश्चन करने में मजा आने लगे, बिल्कुल सिंपल होने लगे, अपने को लगेगा कि फिजिक्स एकदम सिंपल है, तभी लेसन समझ में आता है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल जितने करोगे उतना ही अच्छा है, उतना ही आपको अच्छा लगेगा। और एक बात और बता दूं, मेरी ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू वेरी मच।